Hello student, welcome to Flipped Academy. My name is Ravika and I am your science teacher. Today I am going to start a new chapter, that is first chapter of class 8 NCERT. That now the name of chapter is crop production and management. The crop production and management is the chapter which deals about how do we produce crop in large scale and how do we manage our crops. As the topic says, in this chapter we will discuss what is crop and how do we manage or produce our crops. First we have to understand what is crops. Crops is when a same type of plant grown in a large scale. When a same type of plant, एक जैसा ही पौधा, like rice है तो rice, wheat है तो wheat के plant है सारे. When the same type of plant are grown in a large scale, that is called crop. Now there is, if crop, there we can see various type of, see हमने देखा है rice के crops, sugar cane के, mustard के, wheat के, maize के, but all crops are different from each other and all crops have some specific features. तो यहाँ पे जो उनके requirements हैं, according to their requirements or according to the period of their sowing and harvesting, we differentiate our crops in two types. There are two types of crops, mainly basically Kharif and Rabi crops. There are basically two types of crops which is mentioned in our NCERT, that is Kharif crops and Rabi crops. Jade crop is also a type of crops which sown between Kharif and Jet. First we understand what is Kharif crops. Kharif crops are those crops which sown in the rainy season. जो crop हम बारिश के टाइम पे ग्रो ये सो करते हैं उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप. अब इंडिया में बारिश कब होती है? दैट इज द पीरियड ऑफ जून टू अक्टूबर. तो ये कहां से, जून टू सितंबर के टाइम पे जो होता है हमारा ये खरीफ जो क्रॉप है, हम उसको जून के सितंबर के बीच में उसको सो और हार्वेस्ट करते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या है? पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम आस्क्ड इन वन लाइनर क्वेश्चन, वन पॉइंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. तो एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट कि खरीफ के एग्जाम्पल्स क्या है? wheat, maize, soybean, ground and cotton. In the second side there is rabi crops which sown in the winter season. हम इस क्रॉप्स को, रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में क्रॉप करते हैं. अब विंटर सीजन इंडिया में कब आता है? दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. तो दिस इज द पीरियड ऑफ द रबी क्रॉप्स. इन दिस ड्यूरेशन वी जस्ट सो आर रबी क्रॉप्स एंड द एग्जांपल्स आर wheat, gram, mustard and linseeds. These are the example of rabi crops. तो basically जो जानना है, that is the difference between kharif crops and rabi crops. Kharif crops are those crops which we sown in the rainy season. And the other side, rabi crops are those crops which we sown in the winter season. Rainy season कब? That is June to September. Winter season कब? दैट इज अक्टूबर टू मार्च. तो दिस इज द ड्यूरेशन जब हम रबी और खरीफ को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं. बीच में जो ड्यूरेशन गैप है, यहाँ पे देखो सितंबर है, फिर अक्टूबर से मार्च, तो मार्च और जून के बीच में एक गैप है ना, मार्च अप्रैल में. तो इन जो बीच का जो गैप है जहां पे हम खरीफ और रबी को ग्रो नहीं करते, ऐसे टाइम पे हम जेड क्रॉप्स करते हैं. सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, समर सीजन में हम इसको करते हैं, मार्च और जून के बीच में करते हैं. और ये क्या होते हैं? सीजनल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं जो आपके जैद क्रॉप्स में आते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया व्हाट इज क्रॉप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. आगे जो हमने करना है दैट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. कैसे हम अपने क्रॉप को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, उनकी कैसे प्रोडक्शन अच्छी हो, उसके लिए उसकी जो केयर, प्रोटेक्शन जो हम करते हैं, वो हमारा इस पूरा मैनेजमेंट जो है दैट इज आवर प्रैक्टिसेस. ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिसेस. अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी. तो हम अपने प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को फॉलो करते हैं. तो देयर आर 7 मेजर स्टेप्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. फर्स्ट मैं अभी नाम बता रही हूँ, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस. प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सेकंड इज सोइंग. थर्ड, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर.
4 इरिगेशन, 5 प्रोटेक्शन, 6 हार्वेस्टिंग एंड 7 इज स्टोरेज। अब इसको समझते हैं बहुत आराम से। हमारे पास एक पुराना सा गमला है, पॉट रखा है, जो कि बहुत दिनों से उसमें थोड़ी सी सॉइल रखी है, पहले कोई प्लांट था लेकिन अब वो अपडेट हो गया तो हमने उसको हटा दिया। अब वो प्लांट पॉट एज इट इज रखा है विद वो सॉइल। हमने अब उसमें नया प्लांट ग्रो करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो गमले की मिट्टी है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लूजन करेंगे कि जो उसमें हार्ड जो स्टफनेस आ गई है, जो रिजिडिटी आ गई है सॉइल को, हम पहले उसको लूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने उस मिट्टी को लूज किया। उसके बाद जो भी हमने प्लांट लगाना है, लाइक हमने रोज प्लांट लगाना है, टोमेटो लगाना है, जो भी अपने घर में लगाना चाहते हैं, हम उसमें वहां प्लांटेशन करते हैं, सो करते हैं, या तो सीड सो करते हैं या तो फिर ट्रांसप्लांट करते हैं छोटे से पौधे को। जब हमने पौधे को प्लांट कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी एड सम बर्मी कंपोस्ट लाते हैं, बर्मी कंपोस्ट डालते हैं, या फिर कोई फर्टिलाइजर जो हमारा होता है हम उसको डालते हैं नेचुरली। जो हम अपने घर में क्या करते हैं, बर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो हम उसमें बर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। जब हमने सो कर दिया, बर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया, तो नाउ दिस इज द टाइम टू गिव सम वाटर। अब हम उसमें पानी देंगे, तो यहाँ पे हमने पानी दे दिया। पानी देने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं, प्रॉपर धूप लगनी चाहिए उसको, कोई एनिमल्स नहीं खाना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई आलतू जो जो कहते हैं कोई अनवांटेड प्लांट अगर उसमें ग्रो हो गया तो उसको हटाना। दीज आर द केयरिंग प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद जब वो प्लांट प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड कर दी, तो वो प्लांट ग्रो किया। जब उसको हमने कंपोस्ट भी दिया है, टाइम टू टाइम पानी भी दे रहे हैं, उसकी केयर भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक अच्छा गुड प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट आया, हमने मान लो हमने रोज का प्लांट लगाया तो एक अच्छा रोज फ्लावर आया, तो व्हाट वी डू, वो रोज फ्लावर हम प्लक करेंगे और हम उसको अपने पर्पसेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेंगे, मतलब उसको हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर, लेकिन क्या होता है, क्रॉप क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, तो चीजें अगर बहुत लार्ज होंगी, बहुत हाई अमाउंट में होगा, तो हमें उसको स्टोर भी करना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा स्टोरेज होता है। तो जैसे हमने अपने गमले में किया, एक छोटे से काम को किया, लूजन किया, सो किया, मैन्योर डाला, उसमें फिर इरिगेशन पानी डाला, फिर उसकी केयरिंग करी, फिर हार्वेस्टिंग करी। सेम प्रोसेस वी फॉलोड इन आवर फील्ड ऑल्सो। हम अपने फील्ड में भी जब वो लार्ज स्केल में करते हैं तो हम सेम प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, वही सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टूल्स अलग हो जाते हैं और टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन स्टेप्स आर द सेम, सारे स्टेप्स एज इट इज होते सेम। हम सबसे पहले अपने पहला पॉइंट जो होता है हमारे फील्ड में जो करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। हम अपनी सॉइल को, अपने खेतों को तैयार करते हैं। फार्मर अपने खेतों को, अपने फील्ड को प्रिपेयर करता है अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अपनी क्रॉपिंग को, फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है टिलिंग और दूसरा आता है लेबलिंग। हमें समझना है कि व्हाट इज टिलिंग एंड व्हाट इज लेबलिंग। टिलिंग मतलब क्या होता है, व्हेन वी लूजन द सॉइल, जब हम लूज करते हैं, लूजन एंड टर्निंग द सॉइल, दैट इज कॉल्ड टिलिंग विद द हेल्प ऑफ प्लो। क्या होता है, हम प्लो के हेल्प से, अभी तो ट्रैक्टर वैक्टर आ गया, पहले जब किसान पुराने ये जो ट्रेडिशनल था दैट इज क्या था, हम प्लो का यूज करते थे, हम हो का यूज करते थे, उसके बेसिस पे, उसकी हेल्प से हम अपनी जो होता है उसको लूजन करते थे, सॉइल को लूजन करते थे। जब हम सॉइल को लूजन करते हैं, जब हम प्लो का यूज करते तो क्या होता था, बिग क्लम्स बाहर आते थे। तो जो बिग क्लम्स आते हैं, उन बिग क्लम्स को भी हम क्या करते हैं, उनको स्मॉल पीसेस में तोड़कर उसको इवनली स्प्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। जो बिग क्लम्स होते हैं सॉइल को, उसको हम क्या करते हैं, ब्रोक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, स्मॉल पीसेस में उनको कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको इवनली सारी मिट्टी को हम अपने फील्ड में स्प्रेड करते हैं कि सारी जो मिट्टी है, जो सारा फील्ड है, वो इवनली प्रिपेयर्ड हो जाए। तो जो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होता है उसमें बेसिकली दो स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला दैट इज टिलिंग, फर्स्ट क्या है टिलिंग, एंड सेकंड इज लेबलिंग। टिलिंग जब हम मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न आउट करते हैं, और लेबलिंग जब हम उसको पूरी अच्छे से इवनली स्प्रेड करते हैं पूरे फील्ड में, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। अब ये प्रिपरेशन हम करते क्यों है, हर काम का कोई ना कोई मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल लूजनिंग ही क्यों, ऐसे डायरेक्ट खेतों में काम क्यों नहीं शुरू कर देते, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। लेकिन सब काम के एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्यों करते हैं, तो इट अलाउ द रूट टू गो डीपर।
जब मिट्टी लूज होगी, हल्की होगी, तो जो प्लांट ग्रो करेगा उसकी जो रूट होगी वो नीचे जमीन तक अच्छे से जाएगी और उसकी पकड़ जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। गो डीपर इनटू द सॉइल और ब्रीथ इजिली, और वो मिट्टी में जो आपका जब प्लांट रूट अंदर जाएगा तो उसकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होगी, जो उसका रिस्पिरेशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा। हेल्प द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म, जब मिट्टी लूज होगी तो अर्थवॉर्म अच्छे से अंदर जाएगी, वो अच्छे से वहां पे ग्रो कर पाएगी, अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगी, अपनी रिप्रोडक्शन वगैरह कर पाएगी, तो वहां पे वो माइक्रोब्स को ग्रो करने में, अर्थवॉर्म को ग्रो करने में भी ये जो लूजन मिट्टी होती है वो हेल्प करती है। अगर मिट्टी टफ होगा तो अर्थवॉर्म अंदर नहीं जा पाएगी, उसकी वो अंदर उसके एंटर नहीं कर पाएगी, उसके लिए टफ हो जाना है। तो यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसको लूजन करते तो उससे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स भी होता है। नाउ न्यूट्रिशन रीच टू द गर्ल, हमने जब प्रिपरेशन किया, आगे चल के हमें उसमें कंपोस्ट डालना है, फर्टिलाइजर्स डालना है, मैन्योर डालना है, तो जब मिट्टी टफ होगी तो वो ऊपर ऊपर ही रह जाएगी। लेकिन अगर मिट्टी लूजन होगी तो जो कंपोस्ट, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो सारा क्या होगा, आराम से मिट्टी में एब्जॉर्ब होगा, अंदर तक जाएगा। तो ये जो प्रिपरेशन है वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारी जो रूट है वो अच्छे से होल्ड करे, अच्छे से डीप टू अंदर सॉइल में जाए। जो हमारा माइक्रोब्स है, जिसको ये अर्थवॉर्म है, जिसको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, वो उसमें अच्छे से ग्रो करे, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, जिससे कि वो हमें फार्मर को हेल्प कर सके, और जो न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से हमारे सॉइल में मर्ज करे, उसके साथ अच्छे से मिक्स ऑन करे, और जो हमारे प्लांट्स को अच्छा बेनिफिट्स दे पाए। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेप जो होता है, अच्छा यहाँ पे कुछ टूल्स यूज करते हैं। क्या क्या टूल्स यूज करते हैं हम अपने सॉइल को इस काम को करने के लिए, मतलब टिलिंग को करने के लिए और लेबलिंग को करने के लिए क्या क्या हम टूल्स यूज करते हैं, दिस कम्स अंडर दिस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो पहला क्या है हमारा, प्लो। प्लो क्या होता है, खेत पहले जमाने में देखते हैं किसान जो ऐसे आगे दो बफेलोज लगे होते थे और पीछे से वो पुश कर रहा होता है, लकड़ी की काट की बनी होती है, दैट इज प्लो। ये देखो यहाँ पे देखो ये है ना, ऐसा है, प्लो है, दिस इज कॉल्ड प्लो, जिसमें प्लो शाफ्ट होती है, प्लो शाफ्ट है, और ये प्लो शेयर है, जिसको हम ये प्लो शाफ्ट कहते हैं, इसको प्लो शेयर कहते हैं, और इसकी हेल्प से हम अपनी मिट्टी को लूजन करते हैं। दूसरा हमारा हो होता है, हो देखा होगा आप लोगों ने अपने गांव में, अगर कभी गए हो तो वहां पे देखा होगा, दिस टूल बी यूज टू लूजन द सॉइल। उसके बाद अब ये तो थे क्या, दीज आर द ट्रेडिशनल टूल्स। पहले हम टूल्स यूज करते जो कि टाइम टेकिंग था, एनर्जी कंज्यूमिंग था, लेकिन अब जो कल्टीवेटर आ गया है, इट इज द एडवांस टूल, मॉडर्न टूल। ये क्या है, ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ट्रैक्टर से लगा होता है। देखो कितने सारे इसमें ये प्लकिंग सिस्टम लगे हैं, जो कि इसमें हमारे लेबर को सेव करते हैं, हमारे टाइम को सेव करते हैं, हमारे ये इफिशियंट हो जाता है, और एक बार में पूरी बहुत ज्यादा काम इसमें हम कवर कर पाते हैं। तो दिस इज द मॉडर्न टूल, जिसको हम कल्टीवेटर कहते हैं, और ये हमारे ट्रेडिशनल टूल है प्लो एंड हो, जिसके यूज करके हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं, और उसकी टीलिंग करते हैं और लेबलिंग करते हैं ना। नाउ सेकंड स्टेप, जब हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, अब क्या टाइम है, अब हमने अपनी सीड्स को, जो हमें ग्रो करना है, राइस को, वीट को, जो भी ग्रो करना है, उस सीड को हमें वहां पे सो करना है। सो मतलब सीड्स को पहुंचाना है ना। तो अब क्या, कोई भी एरा कुछ भी लेके हम सीड्स को सो कर देंगे, कैसा भी सीड कर देंगे, नहीं, हमें सीड को सो करने से पहले सीड की क्वालिटी को भी चेक करना पड़ता है। जब हम अच्छी क्वालिटी का सीड्स देंगे तभी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो प्रोडक्शन अच्छे लेने के लिए हमें अच्छा सीड चाहिए। हम कहते हैं ना, हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी बनेंगे, तो हेल्दी सीड्स जब डालेंगे तो हेल्दी क्रॉप्स होगा। तो यहाँ पे हमें गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करना होता है, और इसको सेलेक्ट करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, उनको जो सीड्स होता है ना, दो सीड को पानी में सोक करते हैं, जो पानी में अंदर मर्ज हो जाए, ये जो सिंक कर जाएगा, दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड। और जो ऊपर फ्लोट करेगा वो आपका डेड है, वो यूजलेस है, वो आपका बेकार हो चुका है सीड। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है सीड को चेक करने का। तो फार्मर सबसे पहले क्या करता है, अपनी क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी का सीड्स सेलेक्ट करता है, अच्छी क्वालिटी का सीड्स लेके आता है, जो कि क्लीन हो, हेल्दी हो, ठीक है ना, और हाई एल्डिंग प्रोवाइड करता हो। तो वैसे सीड्स को वो सेलेक्ट करता है कि आगे जब उसको मेहनत करे तो वो अच्छा प्रोडक्शन भी दे, है ना।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी, ठीक है, एनएससीसी जो होती है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू से ऑर्गेनाइज्ड है, और ये क्या करती है, टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द सीड्स। ये फार्मर को सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करती है, देखती है कि हाँ वो सीड्स सही है या नहीं है। तो दिस इज द नेम नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एनएससीसी, ठीक है। नाउ ये जो अभी मैंने बताया, हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम द हेल्थी सीड्स, क्या करते हैं, सीड्स को वाटर में डालते हैं, जो डैमेज सीड्स होता है वो लाइटर होते हैं, वो फ्लोट करता है, और जो आपके हेल्दी सीड्स होते हैं वो वाटर में सिंक कर जाता है, बैठ जाता है। अब जो आपकी जो अनहेल्दी सीड्स है, क्या है उसमें किसी कीड़े ने खा लिया, कुछ उसमें वो कीड़े लग गए हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, अंदर से खा लेते हैं। तो खा लेते हैं तो क्या, वो खोखला हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसके अंदर का पार्ट खाली होता है। तो जो चीज हल्की होगी, लाइट होगा, वो क्या होगा, पानी में फ्लोट करेगा। तो जितने भी बैड और डैमेज सीड्स होते हैं ना, जिसमें कीड़े लगे होते हैं, तो वो ओवर पानी में फ्लोट करने लगता है, और जो अच्छा हेल्दी सीड्स होता है वो सिंक कर जाता है, वो पानी में अच्छे से सिंक रहता है, सेटल हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन जज आवर सीड्स की कौन सा सीड्स हमारा अच्छा है और कौन सा हमारा सीड्स नहीं अच्छा है। लेकिन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वो भी हमारी मदद करती है, वो भी हमें सीड सिलेक्शन में हेल्प करती है, वो अच्छा सीड सेलेक्ट करके, चेक करके, उसकी R&D करके फिर फार्मर को प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आता है सोइंग के टूल्स क्या हैं। अभी कोई काम करना है तो काम करने के लिए मशीन चाहिए, काम करने के लिए कुछ चाहिए, तो टूल्स क्या हैं, तो ट्रेडिशनल टूल ऑफ सोइंग, ये देखो, जो हमारा प्लो था ना, प्लो में एक फनल शेप का वो लगाते हैं, फनल शेप का एक टूल लगाते हैं, और इसी में फार्मर जो क्या होता है, ये देखो सीड डाल रहा है फार्मर, इसमें सीड डाल लो, और ये फनल के थ्रू ये ऐसे 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 पूरा सीड्स आगे आपका पंच होता जाएगा सॉइल में। तो यहाँ पे ये क्या है, सोइंग बाय ट्रेडिशनल टूल्स, इसमें फनल शेप लगाते हैं हम प्लो के साथ, और उसको हम अपना शो करते हैं। लेकिन नाउअडेज, जैसे कि हमारा वहां कल्टीवेटर हेल्प कर रहा था, यहाँ पे सीड ड्रिल हेल्प करता है। सीड ड्रिल इज द मॉडर्न टूल जो कि आपकी सीड के सोइंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे आर बेटर, क्यों है बेटर भाई, क्योंकि ये सीड्स को यूनिफॉर्मली, क्योंकि मशीन है ना, तो मशीन क्या करता है, आराम से जो स्पेस चाहिए सीड्स के लिए, वो प्रॉपर स्पेस में यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सही पेनिट्रेशन मतलब सही डेप्थ में सीड को शो करता है ना। ओ कवर द सीड्स विद द सॉइल, उसको अच्छे से कवर करता है, सेव टाइम एंड लेबर। और ये जो है सीड ड्रिल हमारा समय भी बचा रहा है, हमारी मेहनत भी बचाता होता है। तो सीड ड्रिल आज के टाइम पे हमारे लिए एक गिफ्ट है, हमारे फार्मर के लिए गिफ्ट है, जो कि उसके टाइम को, उसकी मेहनत को बचा रहा, और तो और क्या कर रहा है, ये एक यूनिफॉर्मिटी देता है, इक्वल पंचिंग अच्छे से देता है, अच्छे से उसको प्रॉपर प्लेसमेंट देता है सीड्स को, कि हर सीड्स को अच्छे से प्लेस करे, ओवर क्राउडिंग ना हो, जिसके कारण हमारी ओवर क्राउडिंग होती है क्या होगा, ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो ओवर क्राउडिंग ना हो, चीजें अच्छे से पंच हो, तो ये सारी चीजें आपके इस पे सीड ड्रिल के हेल्प से हमें ये हेल्प होती है, ठीक है। अब जब हमने सोइंग करा है, तो हमने कोई काम करा, तो हमेशा प्रिकॉशंस जरूरी होती है, बिना प्रिकॉशंस के कोई काम तो नहीं करना चाहिए। तो क्या है, जल्दी में कोई भी काम करेंगे, काम आधा अधूरा होगा, अच्छा सा नहीं होगा। तो प्रिकॉशंस भी हमें देखना होता है, फॉलो करना होता है। सबसे पहले सोइंग के लिए जो सबसे पहला प्रिकॉशंस जो फार्मर करते हैं, वो एक हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। अगर सीड्स हेल्दी होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, है ना। तो सबसे पहले सोइंग से पहले सीड को जज करना, सीड को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद करेक्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना, एक जगह पे सारे सीड्स नहीं ओवर क्राउडेड होने चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस पे जब हम सीड को सो करते हैं, तो जो कंपटीशन है प्लांट्स के बीच में नहीं रहता, और हर प्लांट्स को, हर इंडिविजुअल प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता है, प्रॉपर मैन्योर, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और प्रॉपर इरिगेशन, मतलब वाटर का सप्लाई प्रॉपर हो पाता है ना। सीड डीप इन एनफ टू प्रोटेक्ट देम बर्ड्स वगैरह। अब मैंने सीड ऐसे ऐसे सामने सामने फैला दिया, क्या हुआ, पिजन आई, सारा खा के चलेगी। तो जब पिजन ने खा लिया तो सीड्स तो प्लांट हुई नहीं, जब सीड्स ही प्लांट नहीं हुआ फील्ड में, तो सिर्फ क्रॉप कहां से आएगी। तो जब हमने सीड्स प्लांट किया है, जब सीड को सो किया है, तो देयर शुड बी अ ग्रेट गुड डेप्थ
उनकी डेप्थ अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से कवर होना चाहिए, जिससे कि क्या है, सीड को कोई एनिमल्स ना खाए, कोई बर्ड उसको ना खा के जाए। उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उसका हम आगे प्रोडक्शन जो है वो आगे प्रोड्यूस करेगा, हेल्दी करेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें होनी चाहिए। सीड एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सेकंड करेक्ट डिस्टेंस पे हमारा सीड सो होना चाहिए, और जो डेप्थ होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। डिस्टेंस, डेप्थ एंड क्वालिटी, तीनों चीज मैटर करती है। सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सही डिस्टेंस पे पंच होना चाहिए, और उसका जो डेप्थ है सीड का वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी 2 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, और सेकंड क्या है, सोइंग, है ना। दोनों ने हमने डिस्कस किया, दोनों के लिए टूल्स क्या चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया, और जो टूल्स कैसे, कौन से टूल्स अच्छे हैं, ट्रेडिशनल टूल्स में क्या आ रहे थे, मॉडर्न टूल्स कैसे हेल्प कर रहा है, हमने आज ये भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड स्टेप जो होगा, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।